हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी इकोनॉमिक्स की चौथी क्लास है। एक एक टर्म्स को अच्छे से समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा। जिनके पास टाइम कम है वो पीडीएफ इसका प्रिंट आउट निकलवा लें। वीडियो जरूर देखें, वहाँ से आपकी समझ बनेगी। फिर आप रिवाइज करें जो आपने लिखा है या पीडीएफ है आपके पास। तो शुरू करते हैं। समावेशी विकास, ये टर्म आपने देखा होगा, बहुत बार यूज होता है। पता होना चाहिए क्या है। तो इसके अर्थ में ही चले जाओ। समावेशी, सबका समावेशन, सबका समावेशन, ठीक है। तो पहली चीज तो आप ये समझो वृद्धि क्या होता है। आर्थिक वृद्धि पता होगा आपको। तो वृद्धि क्या होती है? जब आपका उत्पादन बढ़ता है, वस्तु का या सेवाओं का। तो जब उत्पादन बढ़ेगा उनके कुल मूल्य भी बढ़ेंगे, तो ये हो गई वृद्धि। तो क्या ये जरूरी है कि आर्थिक वृद्धि हो रही उसके साथ साथ विकास भी हो? बिल्कुल भी जरूरी नहीं। अगर आपने इस वृद्धि का उपयोग, इससे जो टैक्स कलेक्ट किए, जो चीजें की और उन कामों में कर दिया, जैसे डिफेंस में पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसके पास जो भी पैसा आता है मैक्सिमम चीजें वो डिफेंस में लगा देते हैं। तो ये कोई विकास तो हुआ नहीं, लोगों की तो जीवन स्तर में इससे कोई चेंज आया नहीं है। आर्थिक वृद्धि में आपका जो तंबाकू, शराब, इन सब का भी खर्चा जुड़ता है। ये जो भी उत्पादन हुआ इसको भी जुड़ता है। तो क्या ये विकास का पैमाना हो सकता है? नहीं। तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दो अलग चीजें हैं। वृद्धि होती है वृद्धि के बाद जो आपने पैसा कमाया उसका उपयोग लोगों के कल्याण स्तर, इसको चेंज करने में जब होता है ना, तो वो होता है आर्थिक विकास। ठीक है। कल्याण स्तर कैसे चेंज होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे खर्च करें, डीबीटी, डायरेक्ट सहायता दें, तो ये हो गया कल्याण स्तर। तो जब कल्याण स्तर में सुधार आया तो वो तो हो गया विकास। लेकिन ये विकास हो सकता है कुछ लोगों का हो जो अमीर हैं, तो वो समावेशी नहीं होता है। जो शिक्षित नहीं है, सपोज करो बैंक खाते, बैंक तो चले आ रहे हैं बहुत टाइम से, अंग्रेजों के काल से, लेकिन सबके पास बैंक खाता नहीं था। तो मोदी जी ने क्या किया? फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन के लिए क्या किया? जनधन खाते की सबके खाते खुले, फ्री, लो बैलेंस वाला खाता हो, मतलब जीरो बैलेंस वाला। ठीक। तो यहां से समावेशन हो गया सबका। तो इसका मतलब है कि जो भी आपके पिछड़े तबके हैं, अशिक्षित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको भी आप विकास की इस यात्रा में समायोजित करो। उनकी भी भागीदारी हो, जितनी भागीदारी हो उस हिसाब से उनको भी लाभ मिले, ये होता है समावेशी विकास। ऐसा विकास जो ना केवल आर्थिक अवसरों को पैदा करे, बल्कि समाज के सभी वर्गों, जितने भी वर्ग हैं, के लिए अवसर भी सृजित करे, और ऐसे सृजित अवसरों तक समान पहुंच को भी सुनिश्चित करे कि सबकी पहुंच समान रूप से हो। अच्छे स्कूल है, यूपीएससी है। पहले यूपीएससी कौन लोग निकालते थे? एलाइट, एलिट क्लास के लोग, क्योंकि बाकी लोगों के पास अवसर नहीं थे पढ़ने के। जैसे आप लोग अभी घर बैठ के एकदम करेक्ट वाली चीजें पढ़ रहे हो। जब मुझे इनको पढ़ना था तो मैंने क्या किया? मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, अच्छी खासी हाई पेइंग जॉब मैं छोड़ के आया, दिल्ली रहना पड़ा। कोचिंग का फीस 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख केवल कोचिंग का फीस, वो पे करना पड़ा। ऑप्शनल के लिए अलग से पे करना पड़ा। फिर दिल्ली में रहने का एक खर्चा देना पड़ा। दैट मीन्स मेरा बहुत ज्यादा खर्चा। अब सेम नॉलेज आपके पास जा रहा है, वो कैसे जा रहा है? मिनिमम एवं नॉमिनल फी आप दे रहे हो, घर बैठे पढ़ रहे हो, कोई भी टेंशन नहीं है, सारी चीज। तो विकास का अवसर कहाँ है? अब आपके पास पहुंच रहा है। सेम चीज है कि ऐसे अवसरों तक समान पहुंच को भी सुनिश्चित करें। धन तथा आय के वितरण में असमानता, इसका क्या होता है? इस जो समावेशी विकास होता है, तो इसका उद्देश्य या इसका कार्य क्या होता है? धन और आय का जो वितरण है, इसमें जो असमानता आती है उसमें कमी ला, या कमी आ जाती है इसके होने से। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी 2012 से 2017 तक थी। 2015 में प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग है उसको खत्म करके क्या बना दिया था? नीति आयोग। अब यहां से आपकी पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो। अब तो एजेंडा चलता है, एक्शन प्लान चलता है 3 साल का। 15 वर्षीय एक पूरा विजन होता है कि ये हमें काम करना है। ठीक है। तो इस पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तीव्र, समावेशी एवं सतत विकास। तो यहां पे समावेशी का यूज हुआ। ठीक है। आगे चलते हैं। मानव विकास क्या होता है? एक होता है ह्यूमन, दूसरा होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के अनुसार क्या है? मानवीय विकल्पों में परिवर्तन, मनुष्य के जो विकल्प है ना उनको बढ़ा देना।
उनमें परिवर्धन एवं कल्याण स्तर में सुधार, इसको ये मानव विकास दर्शाता है। जब इनके कल्याण स्तर में सुधार आ जाए, इनके पास विकल्प हो, जैसे स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है तो पहले क्या होता था, एक स्कूल है 5 किलोमीटर दूर है, वही विकल्प है। अब आपके पास कई विकल्प हो गए हैं, गांव में भी स्कूल होगा, पास के गांव में भी होगा, प्राइवेट स्कूल है वहां पे भी पढ़ा सकते हो। इसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन ने बहुत सारे विकास के विकल्प बना दिए आपके। यही है मानवीय विकल्पों में परिवर्धन एवं कल्याण स्तर में सुधार। आगे चलते हैं। सतत विकास। सतत विकास जो लोग बंदरगाह की तैयारी कर रहे होंगे उनको पहले ही पता होगा, यहाँ पे समझ लो। एक यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये हुआ था ब्रटलैंड आयोग 1982 का। आपको नैरोबी सम्मेलन पता होगा, नैरोबी में सम्मेलन हुआ, यहाँ पे एक ब्रटलैंड आयोग की बात हुई कि एक आयोग पर 1987 में ब्रटलैंड आयोग की बैठक हुई। अवर कॉमन फ्यूचर करके उन्होंने एक रिपोर्ट भी दी थी 88 में। यहाँ पे जो नॉर्वे के पीएम थे उन्होंने इसकी परिभाषा दी थी कि सतत विकास है क्या। सिंपल सी परिभाषा दी थी, समझ लो कि एक अभी की पीढ़ी है, मतलब वर्तमान पीढ़ी जो हम लोग हैं, वो संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करे कि आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है उसे अपने संसाधनों के उपयोग करने में कोई परेशानी ना हो। जैसे आप कोयला जला रहे हो, जितनी भी बिजली बनती है आज भी 60% बिजली क्या कोयला जो थर्मल पावर प्लांट है उससे बन रही। इससे क्या बहुत हद दर्जे का आप पॉल्यूशन फैला रहे हो। पॉल्यूशन फैलाने के बाद क्या होगा, जो अगली पीढ़ी आएगी उसका रहना ही मुश्किल हो जाएगा, वो ऊर्जा का क्या उपयोग करेगा। अब उसके पास विकल्प बहुत कम बचेगी, कोयला वो उपयोग नहीं कर सकता है। तो आपको यहीं से क्या सोच रहे हो आप कि सोलर ऊर्जा का उपयोग करें, पवन ऊर्जा का जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। तो एक तो पॉल्यूशन भी नहीं बढ़ेगा, दूसरा उन लोगों के सामने एक नया विकल्प जाएगा कि इसका उपयोग करो। तो वही है, वह विकास होता है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की इस प्रकार पूर्ति करती है जिससे भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कोई परेशानी ना हो। ये नॉर्वे के पीएम ने ये परिभाषा दी थी। दैट मीन्स अंतर पीढ़ी समता, दो पीढ़ियों के बीच एक समता, समान लेवल प्लेइंग फील्ड को स्थापित करना। सिंपल सी बात है, इसमें पर्यावरण को साथ में लेके चलना, विकास के साथ साथ पर्यावरण को साथ में लेके चलोगे वही सतत विकास। इसकी विशेषताएं क्या क्या है। वास्तविक जीडीपी में यहाँ पे वृद्धि होनी चाहिए, रियल जीडीपी जो होती है, महंगाई से जीडीपी में वृद्धि हुई कोई मतलब नहीं, वास्तविक जीडीपी। सामाजिक कल्याण स्तर में सुधार आना चाहिए, लोगों के कल्याण स्तर में सुधार, और पर्यावरण का संरक्षण। एक टर्म आता है ग्रीन जीडीपी। इस आज के लेक्चर में जितने भी टर्म्स आते हैं सबकी परिभाषा और सबको डिटेल में समझा। ग्रीन जीडीपी क्या होती है। जीडीपी तो आपको एक आइडिया होगा, आगे वाले चैप्टर में आप जीडीपी ही पढ़ोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ एक साल में उनके कुल मूल्य को, अंतिम वस्तुओं के, ठीक, जितनी भी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं उनके कुल मूल्य को जीडीपी बोला जाता है। जब इसमें ग्रीन लगा है तो इसमें जो पर्यावरण, अभी ये उत्पादन करते टाइम आपके पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, तो आपने इसका एक मूल्य लगाया कि ये इतने डॉलर का पर्यावरण ह्रास हुआ है और इतने डॉलर की हमने चीजें बनाई। इस पर्यावरणीय ह्रास या पर्यावरणीय क्षति को आप घटा देते हो जीडीपी में से, तो क्या आपका ग्रीन जीडीपी निकलता है। सकल घरेलू उत्पाद में से पर्यावरण अवनति, इसके मौद्रिक मान को घटाकर आप क्या ग्रीन जीडीपी प्राप्त करते हो। आगे चलते हैं। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व। अगर आपके देश को आर्थिक विकास करना है तो कौन कौन से ऐसे तत्व होंगे जो इसका निर्धारण करेंगे कि आर्थिक विकास आप कैसे करोगे। जैसे इंडिया का अभी एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि एशिया में सर्वाधिक विकास दर इंडिया की रहेगी, आने वाले समय तक रहेगी। यूएसए को भी पीछे छोड़ने की बात हो रही है कि 2070-75 तक यूएसए को, अब तो ये हो रहा है कि 75 तक इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगी। ठीक, तो निर्धारक तत्व क्या है, पूंजी का निर्माण होना चाहिए। पूंजी निर्माण पैसा नहीं है, फिर ध्यान रखना, पूंजी निर्माण क्या है, फैक्ट्री, मशीनरी, जिससे उत्पादन होता है, उन चीजों में जब आप इन्वेस्ट करते हो इसे बोलते हैं पूंजी निर्माण। आर्थिक प्रणाली होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए, अच्छे तरीके से चलनी चाहिए। सरकार की जो आर्थिक नीतियां पाकिस्तान जैसी नहीं होनी चाहिए कि कर्ज लो और घी पियो, है ना, कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े, जो लिया उसका काम आप ढांचा, जो आपका ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बनाने में हो, विकास ना हो। अर्थव्यवस्था का ढांचा होना चाहिए, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य,
और भी जरूरी चीज स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, ठीक, इसका एक ढांचा होना चाहिए। विशिष्टीकरण का स्तर, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी पूरा देश सिर्फ एक चीज में योग्य है। जैसे अभी रसिया का क्यों ज्यादा जिक्र नहीं होता है दुनिया में, अमेरिका का क्यों होता है, जबकि रसिया और अमेरिका डिफेंस में दोनों बराबर लेवल के आज भी हैं। यहाँ तक कि रसिया के पास ज्यादा हथियार है, कभी कभी ज्यादा पावरफुल हथियार होते हैं, क्योंकि रसिया की इकोनॉमी में स्पेशलाइजेशन नहीं है। ऑयल और डिफेंस दो ही चीजों में रसिया आगे, बाकी टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है। इस टेक्नोलॉजी में अमेरिका आगे, इसलिए अमेरिका हमेशा राज करता है, ठीक है। तो विशिष्टीकरण का स्तर होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेस होने चाहिए, प्राकृतिक संसाधन है ना, कोयला हो जाए, लोहे अयस्क की खदानें हो, तांबा कॉपर चांदी, ये जितनी भी चीजें अभी जैसे लिथियम के भंडार मिले, ये क्या विकास को निर्धारित करते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं भी है तब भी आप टेक्नोलॉजी से विकास कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जापान है। वैश्विक कारक भी होते हैं, जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ, ट्रम्प थे तो ट्रेड वार चलने लगा चाइना के साथ, तो पूरी दुनिया में क्या हो रही, मंदी आने वाली थी। युद्ध हो रहा है अभी रूस यूक्रेन युद्ध, उससे भी क्या हो रहा है, तेल की कीमतें ऊपर चली गई, विकास कम हो रहा है, मंदी की आशंका है। तो वैश्विक कारक भी निर्धारित करते हैं आपके क्या, आर्थिक विकास। आगे चलते हैं, पूंजी निर्माण क्या होता है। पूंजीगत वस्तुएं जैसे फैक्ट्री, मशीनरी, उपक्रम आदि के भौतिक संग्रह में वृद्धि होने की प्रक्रिया को क्या है, पूंजी निर्माण होता है, ठीक है। पूंजीगत जो वस्तुएं होती हैं, जो मैंने बताया जिनसे उत्पादन होता है, कोई चीज बनती है, इनके भौतिक संग्रह में अगर वृद्धि होती है तो बोला जाता है कि भारत की इस साल में इतनी पूंजी निर्माण हुई है। यह आर्थिक वृद्धि का एक निर्धारित तत्व है। इससे उत्पादन या भविष्य में उत्पादन की क्षमता पता चलती है कि इस देश में अभी कितना उत्पादन हो रहा है, भविष्य में कितना बढ़ेगा। जैसे अभी इंडिया किस में काम कर रही है, इंडिया कर रही है जो चिप बनाना है, सेमीकंडक्टर चिप, ठीक है, आईसीज, इनमें इन्वेस्ट कर रही है। एकदम 50% तो गवर्नमेंट दे रही सीधा अनुदान कि आप फैक्ट्री लगाओ, आपने अगर 200 करोड़ की लगाई, 100 करोड़ गवर्नमेंट दे रही कि यहाँ लगाओ, एक बार स्टार्ट तो करो हमारे यहाँ पे चीजें। फिर एक टर्म आता है आईकोर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा यूपीएससी लेवल तक का टर्म है, लेकिन कभी कोई पूछ लेता है। इसमें क्या होता है कि अगर जो आप कैपिटल पूंजी बढ़ाते हो, जैसे आपकी पहले पूंजी लग चुकी या लगाओगे, तो जो पूंजी लगाओगे उस अनुपात में जो उत्पादन कर रहे हो उसकी इकाई में कितना परिवर्तन है। अगर आईकोर ज्यादा है दैट मीन्स पूंजी ज्यादा लगा रहे हो, इकाई कम आपकी बन रही है, तो ये किसी देश के लिए नकारात्मक होता है। अगर पूंजी आप कम लगाओ, इकाई ज्यादा बढ़ जाए, ये आपकी कार्यकुशलता दर्शाती है कि आप कितने कार्यकुशल हो, कितनी कम पैसे में चीजें। जैसे इसरो क्या करता है, जितने में अमेरिका चंद्रमा पे अपना रॉकेट भेजता है उससे 1/10 में इसरो भेज देता है, तो यहाँ की कार्यकुशलता बहुत ज्यादा है। तो इसको बोलते हैं वृद्धिमान पूंजी उत्पादन पाठ। पूंजी में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि, तो पूंजी की एक इकाई में वृद्धि और उत्पादन की कितनी इकाइयां उससे बढ़ रही हैं, इससे ये डिसाइड होता है। इंडिया जब स्वतंत्र हुआ था उस टाइम आईकोर बहुत ज्यादा था, तो हमारा उत्पादन कम होता था। अब धीमे धीमे हमारा आईकोर कम हो रहा है, जो कि पॉजिटिव बात है। पूंजी की उन इकाइयों की संख्या, इसकी परिभाषा है, जो एक इकाई उत्पादन करने हेतु आवश्यक होती है। जैसे आपके यहाँ क्या बन रहा है, कुछ भी प्लास्टिक का सामान, जैसे टायर बन रहा है, ठीक है, तो एक टायर बनाने में आपको 50 रुपए का खर्च आ रहा है, आगे चल के एक खर्च आपका कम हो जाए 45/1, ये हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपका आईकोर अपने आप कम हो गया। अब निवेश प्रक्रिया, जो निवेश होता है उसमें कुछ चरण होते हैं, वो पढ़ लीजिए। सबसे पहले बचत करना, बचत, वित्त और निवेश, 3 चरण है, ठीक है। अब सबको लोग बाग एक समझ रहे होंगे, बचत पैसा ये वो, नहीं। बचत क्या होती है, जो लोग पैसा बचाते हैं, लोगों ने पैसा बचाया, इनको कहाँ रखेंगे, वो बैंकों में, बैंकों में रखेंगे, तो बैंक क्या करेंगे इसको, अब ये वित्त कहलाएगा। तो इस वित्त को बैंक किसको, कंपनियों को देंगे। कंपनियां क्या है, इनको फर्म भी बोलते हैं। अब फर्में क्या है, इससे मशीनरी वगैरह, इससे पूंजी, पूंजीगत निवेश करेंगे, इस पैसे को निवेश करेंगे, फिर उत्पादन होगा, इससे देश की आर्थिक वृद्धि होगी, रोजगार भी मिलेगा। तो ये चरण है। तो बचत क्या होती है, जो घरेलू लोग, पारिवारिक लोग
निजी कंपनियां भी बचत करती हैं, निजी कंपनियों ने जो कमाया उसका कुछ हिस्सा वो निवेश करती हैं निजी कंपनियां। और गवर्नमेंट भी कुछ निवेश करती है तो वो भी बचत करती है गवर्नमेंट। लेकिन अगर ये देखो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सर्वाधिक बचत कौन करता है, तो डोमेस्टिक सेक्टर, घरेलू लोग। 80% देश की बचत बचत यही करते हैं, 16 से 17% ये लोग करते हैं और 4% गवर्नमेंट की हिस्से जाती है। ये है पूरा बचत का ढांचा। ठीक, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है इधर उधर। दूसरा वित्त। वित्त क्या होता है, जो पैसा है, अब लोगों के पास पैसा है तो वो क्या बैंक में रख देते हैं, बैंक के पास पैसा पहुंच गया। तो यही है कि जो वित्तीय संस्थान है, इन्हीं को बैंक भी बोला जाता है, वित्तीय संस्थान है बैंक, इनके द्वारा पारिवारिक क्षेत्र की बचत को फर्मों या कंपनियों, एक ही चीज है फर्म या कंपनी, ठीक है, को उपलब्ध कराया जाता है। ये हो गया वित्त। फिर तीसरा निवेश। निवेश में क्या आता है, आप जैसे आप आए हो, आपने कूलर खरीद लिया घर में, आपने पैसा बैंक से लोन लिया, कूलर खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो आपका कोई पूंजीगत निवेश नहीं है, आपने अपने घर पे अपने उपभोग के लिए खरीदा। पूंजीगत निवेश क्या होता है, जिसका उपभोग ना करो, जिससे चीजों का उत्पादन हो। तो पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय, ये क्या हो गया, निवेश। अब उत्पादन के कारक जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि किसी चीज को आपका उत्पादन करना है, उसके कुछ कारक होते हैं, इन्हीं पे आपकी क्या है, लागत लगती है। और ये चार ही कारक हैं जिनसे पूरा उत्पादन होता है। एक तो भूमि चाहिए आपको जहाँ फैक्ट्री लगाओगे, श्रम चाहिए, लेबर, लेबर में आपके केवल श्रमिक नहीं आते हैं, सब कुछ आ जाता है, इंजीनियर भी आ जाते हैं कि कोई आपके लिए वर्क कर रहा है। एक पूंजी चाहिए, है ना, पूंजी चाहिए जिससे आप मशीनरी वगैरह खरीद पाओ। उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, कोई उद्यमी चाहिए जो इन चीजों को करे और अपना दिमाग लगा के आगे की चीजें। इन चारों चीजों के अलावा कुछ नहीं चाहिए, यही कारक होते हैं जिनसे पूरा निवेश और उत्पादन हो जाता है। तो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। जब भूमि होती है तो आप क्या करते हो, इस पर किराया देते हो। श्रम है तो इसके लिए वेतन देते हो। पूंजी है तो इस पर ब्याज देते हो क्योंकि बैंकों से ली हुई होती है। उद्यमिता में आपको लाभ मिलता है। तो ये ध्यान रखना सबसे क्या क्या कनेक्टेड है। अब एक टाइम आता है खुली अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था समझ जाओगे, खुली अपने आप समझ जाओगे। वह है अर्थव्यवस्था, अगर इसको सैद्धांतिक रूप से देखो तो वह अर्थव्यवस्था जिसका अन्य देश से कोई आर्थिक लेन देन ना हो। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी देश से कुछ ले ही नहीं रहे हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लिटरली क्या है, प्रैक्टिकली, कि आर्थिक लेन देन जिस वह अर्थव्यवस्था जिसका अन्य देशों से या विदेशों से आर्थिक लेन देन बहुत कम हो। जैसे एग्जाम्पल इंडिया था बिफोर 1991। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया, इंडिया का यहाँ पे भी लेन देन ठीक ठाक था, लेकिन हाँ एक प्रकार से बंद की तरफ था। अगर इनका देखो तो नॉर्थ कोरिया है इस टाइम पे, नॉर्थ कोरिया बहुत कम दूसरे देशों से व्यापार वगैरह ये चीजें करता है। निवेश के घटक होते हैं, वो देख लो क्या क्या होते हैं। एक होता है स्थिर निवेश, जो आपने कोई चीज है स्थिरता वाली चीजों में, फैक्ट्री ले ली, लगा दी, स्थिर निवेश हो गया। दूसरा होता है सोने चांदी में निवेश कर लिया, सोने चांदी रख लिया, तो एक प्रकार से वित्त में निवेश हो गया आपका, सोने चांदी में, ठीक। तीसरा हो गया संग्रह में परिवर्तन। ये निवेश कैसा होता है कि आपने कोई व्यापार का काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, जूता बेचते हो, जो आपके ब्रांडेड जूते, तो वैसे तो आपको चाहिए 1 लाख यूनिट साल भर का, लेकिन आपने 5 लाख मंगा के रख लिया, तो ये एक प्रकार से आपका क्या निवेश ही तो है, जिसको आप भंडारण करके रख लिए। तो जो भंडारण करके रखते हैं वो। अब अल्प विकसित देशों में निर्धनता का दुष्चक्र देख लेते हैं कैसे होता है। सबसे पहले तो वहां पूंजी का अभाव होगा। पूंजी का जब अभाव होगा तो फैक्ट्रियां लगेगी ही नहीं। फैक्ट्री अगर लग गई तो उत्पादकता उतनी नहीं होगी, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी में निवेश या वो सब चीजें नहीं है। जब उत्पादकता निम्न होगी तो रोजगार कम मिलेंगे, प्लस जो जिन्हें रोजगार भी मिलेंगे उनको पैसा भी, वेतन भी कम मिलेगा। तो आय, इनकी तो आय कम होगी होगी, देश को भी जो टैक्स रेवेन्यू होता है उनकी भी आय कम है। आय कम होगी तो बचत भी कम होगी, और बचत कम होगी तो निवेश भी निम्न होगा, और निवेश निम्न होगा तो फिर से यही सारी चीजें आ जाएंगी, निम्न उत्पादक। ये दुष्चक्र पूरा चलता रहता है। जो देश विकसित नहीं हुए या विकासशील है या अल्प विकसित है उनमें। अब आते हैं दूसरी चीज, बाजार वाली चीज समझते हैं, मांग और पूर्ति क्या होती है। हर चीज समझना, ये थोड़ा सा लग रहा होगा बट ये कॉन्सेप्ट का आपका पार्ट है।
कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आ जाती हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो यूपी पीसीएस लेवल तक का जैसे हमने बोला है कि वहाँ तक का कराएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। मांग क्या है? वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता किसी निर्धारित मूल्य पर खरीदने का योग्य एवं इच्छुक। कोई वस्तु है, जैसे कि सब्जी ही है अभी, टमाटर। तो टमाटर में क्या है, टमाटर की मांग इस टाइम पे ज़्यादा बढ़ी हुई थी और टमाटर की पूर्ति कम हो रही थी, रेट बढ़ गए अपने आप। तो मांग क्या होती है कि कोई उपभोक्ता इसके जो निर्धारित मूल्य है उस पर खरीदने का योग्य भी हो, उसके पास उतने पैसे भी हो, इच्छुक भी हो, तो ये हो गई वस्तु की मांग। मांग में क्या होता है, इसका सिद्धांत होता है कि बाकी तत्व अगर समान है और इसका रेट बढ़े, किसी चीज के प्राइस बढ़ जाए तो मांग अपने आप कम हो जाती है। ठीक है, तो मांग का सिद्धांत क्या है, अन्य तत्व समान रहने पर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग की मात्रा में कमी आ जाती है। ये मांग का सिद्धांत है, ऐसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट एग्जाम। जैसे ये है, ये इसका ग्राफ ऐसे बनता है, थोड़ा और ऐसे बनता है, ऐसे करके मांग का ग्राफ बनता है। इसमें क्या होता है कि प्राइस यहाँ से यहाँ बढ़ती जा रही है, अगर जहाँ प्राइस कम होगी तो वस्तु की मांग क्या होगी, अपने आप ज्यादा होगी। यहाँ पे और कम है तो और ज्यादा मांग है। जैसे प्राइस बढ़ रही है इधर की तरफ, वस्तु की मांग अपने आप कम हो जा रही है, क्योंकि ये मांग है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मांग का ग्राफ होता है। एक टर्म और आता है प्रतिस्थापित वस्तुएं। प्रतिस्थापित वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तु जिसका आपके पास एक विकल्प हो, सेम वैसे ही हो, वही काम करे। तो आप क्या होता है, अगर किसी चीज के रेट बढ़ गए तो आप दूसरी वस्तु अपना लेते। जैसे चाय एवं कॉफी है, तो चाय के अगर रेट बढ़ गए तो लोग कॉफी पीने लगेंगे, कॉफी के रेट बढ़ गए तो चाय। ये प्रतिस्थापित वस्तुएं होती हैं। दूसरी होती है पूरक वस्तुएं, जिनका विकल्प ही नहीं होता है। जैसे आपके पास पेट्रोल कार है और अगर आपको पेट्रोल के रेट बढ़ गए तो पेट्रोल ही डलवाना पड़ेगा, है ना। ये हो गई पूरक वस्तु। ये तो मांग की बात होगी। अब देखते हैं पूर्ति किसे बोलते हैं। सप्लाई। सप्लाई कौन करेगा, जो उत्पादन कर रहा है, उत्पादक। और मांग कौन करता है, उपभोक्ता। तो वस्तु की वह मात्रा होती है जिसे एक उत्पादक या विक्रेता किसी निर्धारित मूल्य पर बेचने का इच्छुक हो, क्योंकि उसके पास योग्यता होगी तभी तो वो उत्पादक है। तो योग्यता तो अपने आप है, लेकिन इच्छुक अगर वो हो और निर्धारित मूल्य पर, तो ये होती है पूर्ति, कि वो चीज है, उसके पास योग्यता है, उसके पास वो वस्तु है और वो उस मूल्य पर बेचने का इच्छुक है, तो ये पूर्ति। अब पूर्ति का नियम क्या है, पूर्ति उल्टा है, क्योंकि पूर्ति किससे रिलेटेड है, आपका जो उत्पादन कर रहा है, मालिक से, कंपनी के मालिक से। तो मालिक को अगर पता चले कि इस वस्तु के रेट बढ़ गए तो वो बाजार में बहुत सारी चीजें उतार देगा और ज्यादा उसका उत्पादन करेगा, कि अभी फायदा क्या होगा, उसको ज्यादा होगा जब रेट हाई है। तो इस चक्कर में उत्पादन ज्यादा बढ़ जाता है। तो वही है कि अन्य तत्व समान रहने पर वस्तु के मूल्य, ये वाला पोर्शन इधर का है। ठीक है, अन्य तत्व समान रहने पर वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। लेकिन मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए, ये नहीं कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दी उस वजह से मूल्य में वृद्धि होगी, फिर तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये इसका ग्राफ होता है। अगर यहाँ पे सप्लाई की मात्रा देखो, मूल्य देखो, तो जैसे मूल्य बढ़ते जाएंगे वैसे ही सप्लाई बढ़ती जाएगी। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। ठीक है, ऐसे चलता है। एक टर्म और आता है बाजार संतुलन। क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम की स्थिति मार्केट में कब आती है। हल्का सा एग्जाम्पल बताते हैं। सपोज करो कोई वस्तु, वैसे वस्तु के रेट बहुत हाई है, जैसे कि उसके रेट हो गए हैं आपके 200 रुपये और वस्तु की कॉस्ट आ रही है सिर्फ आपको 50 रुपये, आप 200 में इसको बेच रहे हो, तो कितने लोग खरीदेंगे, बहुत ज्यादा लोग नहीं खरीदेंगे। तो एक वस्तु पर यूनिट पे आपने फायदा तो 150 ले लिया, लेकिन 10 ही लोगों ने लिया तो आपने कितने 1500 रुपये यहाँ पे कमा लिए। लेकिन सपोज करो अगर इसके रेट आपने 100 रुपये रख और फिर यहाँ पे आपके 10 की जगह 100 लोगों ने खरीद लिया, तो आपने कितने रुपए, 5,000 रुपये, क्योंकि 50 तो वस्तु के थे, 5,000 रुपये आप कमा चुके। तो इसमें फायदा आपको भी हो गया, प्लस किसको फायदा हो गया, उस जो आपका खरीद रहा है उपभोक्ता, उसको भी फायदा हो गया, क्योंकि उसका आधे रेट में चीज मिल गई। यही बाजार संतुलन होता है, कि वह स्थिति होती है जिसमें बाजार में मांग एवं पूर्ति की मात्रा समान हो।
जितनी मांग चाहिए उतनी पूर्ति हो रही हो, रेट भी वैसे हो, तो सबको फायदा हो जाता है। आइडियल कंडीशन होती है। इसमें उपभोक्ता की भी संतुष्टि अधिकतम होती है, उत्पादकता लाभ भी अधिकतम। फिर देखते हैं बाजार तंत्र। बाजार तंत्र क्या होता है? तो बाजार तंत्र एक स्वचालित प्रक्रिया है। आप देखते हो कि अचानक से सरकार को भी नहीं पता चलता कब रेट बढ़ रहे हैं कब कम हो रहे हैं, है ना। ये बाजार तंत्र अपने आप करता है। किसी वस्तु की मांग और पूर्ति के आधार पर बाजार तंत्र होता है। मांग बढ़ गई और पूर्ति कम है तो रेट बढ़ जाएंगे। मांग अगर बराबर है और पूर्ति भी बराबर है तो रेट बराबर बनेगा। तो यह स्वचालित प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी बाजार में मांग एवं पूर्ति के आधार पर संतुलन स्थापित। इसको अदृश्य हाथ का नाम दिया किसने? एडम स्मिथ ने। इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, अमेरिका में। वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी 1776 में। ये वही टाइम है जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। और आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता बोला जाता है एडम स्मिथ को। इसमें इन्होंने अदृश्य हाथ का प्रयोग किया, मतलब एक शब्द का प्रयोग किया था कि एक अदृश्य हाथ होता है जो बाजार में संतुलन स्थापित करता है। पता नहीं चलता लोगों को कि कब रेट बढ़ गए कब कम हो गए, मांग पूर्ति के आधार पर अपने आप होता है। फिर आते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। पीपीपी पे इंडिया की अगर इकोनॉमी देखो तो पीपीपी के हिसाब से इंडिया आज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, और चीन पहले पे है। अमेरिका सेकंड पे आ जाता है जब पीपीपी की बात होती है। तो क्या है, जैसे मैंने पहले भी समझा चुका हूँ आपको क्लास में, क्या होता है कि कोई चीज इंडिया में अगर 1 रुपए की मिल रही है और डॉलर 80 रुपये, 1 डॉलर में कितने हैं? 80 रुपये। ये डॉलर है एक, यहाँ पे डॉलर कर दो, और ये है रुपीज। तो 1 डॉलर में कोई चीज आपकी, 1 डॉलर नहीं, 1 रुपए में कोई चीज आपको एक मिल रही है। जैसे आपने कोई चॉकलेट या टॉफी खरीदी 1 रुपए वाली, तो 80 रुपए में आपको 80 मिल जाएंगी। तो क्या अमेरिका में सेम चीज 1 डॉलर में आपको 80 मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में आपको उसके लिए 1 डॉलर का चौथाई भाग, दैट मीन्स 18 रुपीज तक आपको खर्च करने पड़ते हैं, चौथा है पांचवा भाग। यही हो गया कि एक विनिमय दर प्रणाली है जिसके अंतर्गत विभिन्न मुद्राओं के विनिमय दर उनकी सापेक्ष क्रय शक्ति के आधार पर निर्धारित होते हैं। कि डॉलर वैसे परिवर्तन रेट तो 80 का अंतर है, लेकिन क्रय शक्ति में कितना अंतर है? क्रय शक्ति में अंतर अगर आप देखो कि जो चीज यहाँ पे 17 या 18 की मिल रही है, 17 या 18 रुपीज की, वो अमेरिका में कितने की मिलेगी? 1 डॉलर। ये अंतर, ठीक है। रुपए की क्रय शक्ति भारत में और डॉलर की क्रय शक्ति अमेरिका में अगर देखो तो 1 डॉलर आपका क्रय शक्ति के आधार पे 1 डॉलर का रेट 17 से 18 रुपए ही होता है। ये होती है पीपीपी। बाजार विनिमय दर, ये क्या कौन निर्धारित करता है? अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार होता है। बैंकों का आपस में विदेशी मुद्रा विनिमय का एक पूरा सा स्विफ्ट, जो आपको पता होना चाहिए, रूस को बैन कर दिया था इस टेक्नोलॉजी से। यूपीआई जो इंडिया की इस टाइम चल रही है वो स्विफ्ट को रिप्लेस करने का सपना इसमें देखा जा रहा है और कर भी देगी। ये बहुत बेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो स्विफ्ट में क्या होता है कि जो इंटर बैंक कम्युनिकेशन होते हैं ना, इंटरनेशनल बैंक, वो इससे होते हैं। जो एक दूसरे के ट्रांजेक्शन हुए वो यहाँ से फिक्स होते हैं, ठीक। तो अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार होता है। इसमें विदेशी मुद्राओं का रेट डेली ऊपर नीचे होता है। इसी आधार पर पता चलता है कि रुपए का भाव गिर रहा है कि बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि डॉलर, डॉलर इंडिया में, इंडिया से जाते कैसे हैं और आते कैसे हैं। तो विदेशी मुद्रा की मांग कब कब होती है? मांग हो रही है इसका मतलब विदेशी मुद्रा निकल रही है देश से। तो एक जो आयातक होते हैं, देश के लोग होते हैं, उनको बाहर विदेश से कोई चीज मंगानी है ना। तो विदेश से मंगाना है तो वो क्या करेंगे? डॉलर में भुगतान करेंगे उनको, तो चीज आएगी। तो एक आयातक होते हैं, वो बाहर ले जाते हैं डॉलर। भारतीय पर्यटक अगर विदेश घूमने जाए तो रुपए लेके जाएगा, उसको कन्वर्ट कराएगा डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे भी डॉलर की मांग है। और भारतीय निवेशक, अगर भारत का कोई निवेशक है, जैसे टाटा का आज की ही न्यूज है कि टाटा 45,000 करोड़ रुपए गीगा फैक्ट्री बना रहा है, इलेक्ट्रिकल गीगा फैक्ट्री ब्रिटेन में। अब ये पैसा यहीं से ले जाएंगे टाटा वाले, तो इसको डॉलर में कन्वर्ट कराएंगे। इनको इतने डॉलर चाहिए होंगे। जैसे अभी हाल ही में टाटा की जो एयर इंडिया है खरीद ली, 500 प्लेन का इन्होंने ऑर्डर दिया।
तो 500 प्लेन का जो भुगतान करेंगे डॉलर में करेंगे, तो ये क्या है, डॉलर बाहर ले जाए। तो इस प्रकार से डॉलर बाहर जाता है। डॉलर भारत में आता कैसे है, कोई निर्यातक है, तो भारत के जो सामान निर्यात किए जाते हैं बाहर, तो वो भी क्या है, आपको डॉलर में भुगतान करेंगे, डॉलर देश को मिलेगा। विदेशी पर्यटक भारत घूमने आएगा तो वो क्या, डॉलर लेके आएगा और रुपए में चेंज कराएगा, रुपए ही यहाँ पे चलेगा। विदेशी निवेशक अगर भारत में निवेश कर रहा है, एफडीआई वगैरह जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सारे टर्म जैसे ही आपके टॉपिक आते जाएंगे आपको बताते जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं, कुछ और टर्म्स हैं, ये टर्म्स इसलिए क्लियर करना है, ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एक होता है गिफेन गुड्स। गिफेन गुड्स क्या होता है, गिफेन वस्तु, यह निम्न स्तरीय, देखो मैं बताता हूँ, कोई बहुत सस्ती सी वस्तुएं होती है ना, जिनकी गुणवत्ता एकदम निम्न स्तरीय होती है, तो ये निम्न स्तरीय वस्तुएं क्या होती है ना, ये जो मांग का होता है ना सिद्धांत, उसको नहीं मानती है, ठीक है, उसको फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर इनके रेट बढ़ जाते हैं ना, तो लोग समझते हैं अभी अच्छी हो गई, इसमें सुधार हो गया, तो इनकी मांग बढ़ जाती है। वैसे मांग क्या, कम होनी चाहिए, प्राइस बढ़ने पे मांग कम होती है। तो यह निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं जिनके मूल्य में वृद्धि होने से उनकी मांग में भी वृद्धि हो जाती है, तो मांग के नियम का ये पालन नहीं करती। अगला एक और टर्म है बेबलिन वस्तु। तो थॉर्नस्टीन बेबलिन करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये बेबलिन वस्तुएं दी थी, ये टर्म दिया था, क्या है यह वस्तु। अब जैसे वो सबसे निम्न स्तरीय वस्तु थी, ये सबसे उच्च स्तरीय वस्तु है। इसमें क्या होगा, व्यक्ति का जो स्तर होगा ना, वो डिफाइन करेगा। तो यह वस्तु उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर से संबंधित होती है, जैसे महंगे हीरे, दुर्लभ वस्तुएं। इसमें भी क्या होता है, अगर इनके रेट बढ़ गए तो ये माना जाता है बहुत अच्छी क्वालिटी का हीरा आ गया, बहुत दुर्लभ है, तो इसकी मांग अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन मांग कौन करेगा, जो उसको लेने के काबिल है, उन लोगों में। ये टर्म भी आपका आता है। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है बीपीओ का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको बीपीओ के पेड बैच में क्या मिल जाएगा, पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी और उनकी पीडीएफ आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारा जितना भी आपका कंटेंट है, इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया, एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्लस और भी एमसीक्यूज आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन, यहाँ से आपका 2 तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लास है और दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये है, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150। तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया, पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है, टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है, ठीक है। फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है, यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है, यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है, ठीक है। बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए अभी के लिए इतना ही, आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।